नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ स्वाहा नॉवल का पार्ट 13। इसके बाकी के 12 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं स्वाहा नॉवल का 13वां पार्ट। वो सो गया था। फिर शाम को ड्राइवर रघुवीर ने आकर उसे उठाया। सेविका 2 बार देखकर जा चुकी थी। वो गहरी नींद सोया हुआ था। तभी नैना ने ड्राइवर रघुवीर को भेजा था। उसने इंद्रजीत को बाजू से छूकर उसे पुकारा, इंद्रजीत जी, इंद्रजीत जी। इंद्रजीत ने आंखें खोल दी। अलसाई नजरों से उसकी तरफ देखा, पूछा, क्यों, क्या हुआ। शाम हो गई है साहब जी, आप कब तक सोए रहेंगे। चाय पी लें, राजकुमारी जी आपका इंतजार कर रही हैं। ओह। इंद्रजीत की निगाहें वॉल क्लॉक की तरफ उठी और वो फौरन उठ गया। वो बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, रघुवीर तुम रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ, साथ ही चलेंगे। इंद्रजीत बाथरूम में प्रवेश कर गया। उसने अपने चेहरे पर पानी के खूब छपाके मारे। मुंह धोते धोते उसे अचानक एहसास हुआ था कि बाथरूम में कोई और भी है, और इस ख्याल के साथ ही एक और एहसास उभरा। उसके दिल में एकदम से ही नहाने की इच्छा जागी थी। अपनी इस ख्वाहिश पर उसे बड़ी हैरत हुई। कोई उसे उकसा रहा था। क्यों उकसा रहा है, क्यों, आखिर क्यों। किसी के बाथरूम के भीतर अपने साथ होने का एहसास भी बदस्तूर बना हुआ था। वो भयभीत हो उठा। वो मुंह धो चुका था, सो फौरन ही बाथरूम से बाहर आ गया। ड्राइवर रघुवीर कमरे में मौजूद था। उसे देखकर इंद्रजीत ने सुकून की सांस ली। इंद्रजीत ने सोचा कि रघुवीर को गुसलखाने में भेजकर देखा जाए। अंदाजा हो जाएगा कि वो महज उसका वहम था या फिर वाकई अंदर कोई चीज थी। रघुवीर तुम जरा बाथरूम में तो जाओ। साहब जी, बाथरूम में क्या है। इंद्रजीत का आदेश सुनते ही कांपने लगा था। डरो मत रघुवीर, अंदर कोई भूत प्रेत नहीं है। तुम अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो और आईने के सामने 2 मिनट खड़े होकर बाहर आ जाओ। इंद्रजीत ने उसे समझाया। रघुवीर ना चाहते हुए भी बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इंद्रजीत के इस अजीब आदेश से वो घबरा सा रहा था। 2 मिनट बाद जब वो बाहर आया तो मुस्कुरा रहा था। साहब जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, अंदर तो कुछ नहीं है। मैंने तुमसे कब कहा था कि अंदर कुछ है। इंद्रजीत ने हंसकर कहा। हाँ, आपने कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन आपके अंदाज से लगा था जैसे अंदर कुछ है। रघुवीर झेंपता सा बोला। रघुवीर के अंदर जाने और फिर मुस्कुराते हुए बाहर आने से इंद्रजीत को विश्वास हो गया था कि बाथरूम में किसी के होने का वो एहसास उसका अपना वहम ही था, और हकीकत में अंदर कुछ नहीं था, वरना रघुवीर ने भी उसे महसूस करना था। डाइनिंग टेबल पर चाय के साथ बहुत कुछ था। नैना बड़े शौक से, बड़े प्यार से उसे एक एक चीज खिलाती चखाती रही। फिर चाय से फारिग हुए तो टेलर मास्टर रज्जाक इंद्रजीत का नाप लेने आ गया। उसने एक पैंट शर्ट अगले दिन सुबह और बाकी जोड़े शाम को देने का वायदा करके चला गया। इंद्रजीत अपने घर दिल्ली जाने को अधीर हो रहा था। उसने अपनी ये इच्छा नैना पर जाहिर करते हुए कहा, नैना, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। जाओ, नैना बोली, और उसके संक्षिप्त से जवाब से और उसके लहजे से इंद्रजीत ये अंदाजा ना लगा सका कि नैना ने ये नाराज होकर कहा है या खुशी में। कैसे जाऊं, इंद्रजीत ने पूछा। तुम्हें रघुवीर छोड़ आएगा, अगर कहो तो मैं भी साथ चलूं। नहीं, अभी नहीं, इंद्रजीत फौरन बोला। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी, नैना बोली। मेरे अंकल भी वहां रहते हैं, मैं उनके यहाँ चली जाऊंगी। मैं उनके यहाँ जाती रहती हूँ, गोल्फ लिंक में उनकी कोठी है। खैर, ऐसी कोई बात नहीं है, इंद्रजीत मुस्कुराया। तुम मेरे साथ मेरे घर भी चल सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपने माँ बाप के साथ यहाँ आऊँ, तब तक राजा साहब ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, नैना लापरवाही से बोली। रात का खाना खाकर वे दोनों बहुत देर तक हवेली बाग में टहलते रहे। नैना बेहद खुश थी। प्यारी प्यारी प्यार भरी बातें, भविष्य के सपने, छेड़छाड़, हंसी मजाक, दूरी मिट चुकी थी, और दोनों यही महसूस करते रहे थे कि जैसे एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। जब वे दोनों टहल टहल कर बातें करके थक गए तो नैना उसे उसके कमरे में पहुंचाकर उसे पहली बार विदाई चुम्बन के साथ शुभ रात्रि कहकर हवेली में चली आई। इंद्रजीत भी खुद को बड़ा खुश महसूस कर रहा था। उसने दरवाजा बंद कर लिया था, लेकिन चिटकनी नहीं लगाई।
कपड़े बदलकर उसने लाइट और बेड पर लेटकर टांगे फैला ली और दिल्ली जाने के बारे में सोचने लगा। एकांत मिलते ही वो चाहे अनचाहे अब अपने माँ बाप के बारे में ही सोचने लगता था। सोचते सोचते उसकी आंखें बोझिल हो चली और यूं ये शीघ्र ही नींद की आगोश में था। उसे नींद आने की देर थी कि तभी वो मुस्कुराती हुई बाथरूम से बाहर निकली। पहले की तरह वो सीधे इंद्रजीत के बेड के निकट पहुंची और उसने पहले की तरह इंद्रजीत के पैरों के दोनों अंगूठे पकड़ लिए और इसके साथ ही इंद्रजीत को अचानक ही महसूस हुआ जैसे वो किसी की गिरफ्त में है और कोई उस पर छाया हुआ है। उसके होशो हवास बहाल न थे और वो अर्धसुप्त सी अवस्था में था। चाहता था कि पूरी तरह जाग जाए। अपनी इस कोशिश में वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। एक मदहोशी सी बेसुधी सी उस पर व्याप्त होती जा रही थी। एक रेशमी से स्पर्श का एहसास था। वो जो भी था उस पर पूर्णतः छाया हुआ था। हाँ, इंद्रजीत की चेतना, उसका विवेक जैसे मुकम्मल तौर पर उसकी गिरफ्त में था। एक नशा सा था जो बढ़ता जा रहा था। ये मादक क्षण लंबे होते जा रहे थे और उसके होश उड़ाते जा रहे थे। एक अनूठे से आनंद की अनुभूति और तृप्ति के साथ ही ये खुमार बैठा था और ये आनंद और तृप्ति अभिसार के बाद का ही एहसास था, एक मादक एहसास। प्रातः जब इंद्रजीत की आंख खुली तो उसे बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। वो उठा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। वो फौरन ही उठकर बेड पर बैठ गया। कुछ देर बैठा रहा, फिर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलता हुआ बाथरूम में पहुंचा। बाथरूम में पहुंचकर जब उसकी नजरें आईने पर पड़ी तो वो अपना चेहरा देखकर भयभीत हो उठा। चेहरा किसी छिपकली की मानिंद जर्द हो रहा था। वो मुंह हाथ धोकर बाहर निकला तो कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने ये सोचकर कि कोई सेविका या फिर रघुवीर होगा, कुर्सी पर बैठते हुए आवाज लगाई। दरवाजा खुला है। दरवाजा थोड़ा सा खुला। ट्रे में रखे हुए बर्तन बज उठे। इंद्र की नजर ट्रे पर पड़ी, फिर ट्रे जिसके हाथों में थी उसके चेहरे की तरफ उठ गई। अरे, वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। आने वाली नैना थी। अरे तुमने ये कष्ट क्यों किया? नाश्ता किसी सेविका के हाथ भिजवा देती। हाँ, ऐसा भी हो सकता था। नैना अंदर आके मुस्कुराते हुए बोली और ट्रे मेज पर रख दी। तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया? इंद्रजीत का स्वर शिकायती था। श्रीमान जी, आपको मालूम होना चाहिए कि यह नाश्ता मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। फिर सोचा कि जब बनाया है तो फिर सर्व भी स्वयं ही क्यों ना किया जाए। बस ये सोचकर स्वयं ही ट्रे उठा लाई। आपको कोई आपत्ति हो तो कहिए, नैना ने कनखियों से निहारते हुए कहा। अकारण ही कष्ट किया, इंद्रजीत शर्मिंदा से लहजे में बोला। नैना कोई जवाब देना चाहती थी। उसकी नजरें इंद्र के चेहरे पर पड़ी और वो एकदम घबरा गई। अरे, ये क्या हुआ आपको? वो अपने नजरें उसके चेहरे से हटा नहीं पा रही थी। मैं ऐसे ही लाल पीला होता रहता हूँ। इंद्रजीत ने बात हंसी में उड़ाने की कोशिश की। नहीं इंद्र, मैं मजाक नहीं कर रही। शीशा देखो जरा जाकर। शीशा देखकर ही आ रहा हूँ, इंद्रजीत ने बदस्तूर हंसते हुए जवाब दिया। वो कमबख्त मुंह चिढ़ा रहा था। इंद्रजीत, मैं गंभीर हूँ। गंभीर हो तो फिर नाश्ते की बात करो। ठीक है, नाश्ता कर लो, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। देखो, खामखाई डॉक्टर को ना बुला लेना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पेशे का जादूगर हूँ, इसलिए रंग बदलता रहता हूँ। इंद्रजीत वार्तालाप को बहुत हल्के से ले रहा था। अगर ऐसा है तो फिर तो तुम मुझे रोज ही डराया करोगे। नहीं, ज्यादा नहीं, प्रॉमिस, इंद्र ने मासूम सूरत बनाकर कहा। अच्छा लाओ, चाय दो। इंद्र ने केतली का लॉक मुंह से निकाला। ये तो बिल्कुल ठंडी है देवी जी, इसमें चाय है भी या नहीं? चाय है, एकदम गर्म, कहते हुए नैना ने हाथ बढ़ाकर केतली का ढक्कन उठा लिया। आश्चर्य, केतली में चाय नाम की चीज नहीं थी। ये क्या? वो चीखती सी बोली। चाय कहाँ गई? चाय कहाँ जाएगी, केतली में ही है, इंद्रजीत अपनी मुस्कान दबाते हुए बोला। जरा गौर से देखो। नैना ने केतली को तनिक झुकाकर देखा। चाय केतली में थी और केतली अब गर्म भी महसूस हुई थी। कमाल है, वो बोली, लेकिन ये किस तरह हुआ? तुमने भी केतली को ठंडा और खाली बताया था। मैंने देखा था, खाली ही थी, अब फिर चाय से भरी दिख रही है। चाय कहाँ चली गई थी? चाय तो कहीं नहीं गई थी। और देवी जी, ये महज नजरबंदी का खेल था। मैं जो दिखा रहा था तुम वही देख रही थी। यानी कि हमारी बिल्ली हम ही से में आऊं? नैना ने आंखें दिखाई। बिल्ली नहीं, बिल्ला, इंद्र कुछ यूं बोला कि नैना अपनी हंसी नहीं दबा पाई। नाश्ता यूं ही हंसते हंसते हुआ। नाश्ता करके इंद्र ने अपने बदन में कुछ जान महसूस की। वह हंस बोल रहा था, लेकिन हकीकतन चिंतित और सहमा सा भी था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही रात में उस पर क्या आफत आ पड़ी थी कि न केवल उसके बदन का खून निचुड़ गया था, बल्कि वो बेहद कमजोरी भी महसूस कर रहा था।
नैना को तो उसने मजाक में टाल दिया था, लेकिन उसका जहन इस गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ था। इंद्रजीत को रात का ख्वाब याद आया। अजीब ख्वाब था। उस ख्वाब के बारे में सोचकर ही उसे झुरझुरी सी आ गई। अभी वे नाश्ते से निपटे ही थे कि रघुवीर दर्जी रज्जाक के साथ आ पहुंचा। इंद्रजीत ने पैंट शर्ट पहनकर देखी। फिटिंग सही थी और सिलाई का भी जवाब नहीं था। इन कपड़ों में इंद्रजीत बिल्कुल हीरो नजर आने लगा था। मास्टर रज्जाक के जाने के बाद जो पहला सवाल ड्राइवर रघुवीर ने किया वो इंद्रजीत की रंगत के बारे में ही था। साहब जी, आप ऐसे पीले क्यों हो रहे हैं? उसने चिंतित स्वर में पूछा। सुन लिया इंद्र, रघुवीर ने क्या कहा है? नैना बोल उठी। आप मेरी बात मजाक में उड़ा रहे थे। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, इंद्रजीत ने लापरवाही से कहा। लेकिन योगी दयाल के साथ जो कुछ हुआ है बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ है। बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा, रघुवीर ने उदास लहजे में कहा। क्या हुआ है रघुवीर? नैना और इंद्र दोनों ने एक साथ ही पूछा था। सुबह सुबह मैं योगी दयाल के घर गया था राजकुमारी जी। आपने मुझे जो 10,000 रुपए दिए थे वही पहुंचाने गया था। उसका इनाम। उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं बेधड़क अंदर चला गया क्योंकि मैं जानता था कि वो घर में अकेला रहता है। मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे जमीन पर लेटा नजर आया। उसकी आंखें खुली हुई थी। आंखों से आंसू बहकर कानों तक जा रहे थे। उसका पूरा शरीर लकवे का शिकार था। जुबान बंद थी। वो आंखों को गर्दिश देने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। मैंने झुककर उससे पूछना चाहा कि ये सब कैसे हुआ। तभी उसकी आंखों में जिंदगी के टिमटिमाते चिराग बुझ गए। उसकी आंखें खुली रह गई। धड़कन बंद हो गई। नब्ज थम गई। आंसू रुक गए। मैंने उसकी आंखें बंद करनी चाहिए, लेकिन वो बावजूद कोशिश के बंद नहीं हो सकी। उसके सीने पर किसी पक्षी का पंजा पड़ा हुआ था। रघुवीर ने बताया। ऐसा ही पंजा मैंने राजू मदारी के गले में पड़ा हुआ देखा था। उल्लू के पंजे का जिक्र सुनकर इंद्रजीत चौंक पड़ा। उसने तेजी से पूछा, कहाँ है वो पंजा? मेरे पास है, रघुवीर बोला। को दिखाने के लिए वो मैं अपने साथ ले आया हूँ। उसने अपने कमीज की बगल वाली जेब से निकालकर वो पंजा इंद्रजीत के हाथ पर रख दिया। इंद्र को उसे एक नजर देखते ही अंदाजा हो गया कि वो राजू मदारी के गले वाला ही पंजा है। अब सवाल ये उठता था कि उल्लू का ये पंजा योगी दयाल के सीने पर कैसे पहुंचा और उस पर लकवे का हमला कैसे हुआ। हमला भी ऐसा कि वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। अगर ये लकवे का हमला था तो फिर रात के शहंशाह का ये पंजा कहाँ से आया? क्या राजू मदारी की बेचैन आत्मा ने उससे प्रतिशोध लिया? अगर ऐसा ही था तो ये चौंकने वाली बात थी। खतरे की घंटी बजने लगी थी। खुद इंद्रजीत के साथ भी तो कुछ कम नहीं हुआ था। रात ही रात में वो हल्दी की तरह पीला हो गया था और कमजोर भी कितना हो गया था। क्या एक ही जंजीर की ये दो कड़ियां थी? क्या योगी दयाल के बाद राजू मदारी का अगला निशाना वो खुद होगा? इंद्रजीत ज्यों ज्यों सोचता जा रहा था, परेशान होता जा रहा था। नैना, ये जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। रघुवीर नैना के इशारे पर चाय के बर्तन उठाकर ले गया तो इंद्रजीत बोला। उसका स्वर सहमा हुआ था। योगी दयाल को यकीनन राजू मदारी ने ही मारा है। ये बात तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? नैना ने पूछा। ये उल्लू का पंजा, इंद्रजीत ने काले धागे में ताबीज की तरह बंधा हुआ उल्लू का पंजा उसकी आंखों के सामने लहराया। ये वही पंजा है जो राजू मदारी के गले में पड़ा रहता था। मैं इसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। अब क्या होगा इंद्र? नैना ने सहमी आवाज में पूछा। हालात सुधरने की बजाय बिगड़ने लग गए हैं नैना। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। प्रभु रक्षक है, देखा जाएगा। नैना में न जाने कहां से अचानक हिम्मत आ गई। चलो तुम्हें बहराम नगर की सैर करा लाऊं। चलो। इंद्रजीत फौरन तैयार हो गया। कैसे चलेंगे? उसने पूछा। चाहो तो जीप से चलते हैं और अगर घुड़सवारी का मूड हो तो घोड़ों पर, नैना बोली। बरसों हो गए घुड़सवारी किए। चलो घोड़ों पर चलते हैं। ठीक है, मैं घोड़े कसवाती हूँ, तुम कपड़े बदल कर आ जाओ। कहते हुए नैना बाहर निकल गई। इंद्रजीत कपड़े बदलकर बाहर पहुंचा तो हवेली के दरवाजे पर दो खूबसूरत घोड़े तैयार थे। इंद्र ने अपनी सवारी के लिए मुश्की घोड़ा पसंद किया। नैना सफेद घोड़े पर सवार हो गई। युवे घोड़ों पर सवार होकर निकल लिए। ये एक हरा भरा इलाका था। वे दोनों घोड़े दौड़ाते हुए काफी दूर निकल आए थे। बहराम नगर कहीं पीछे, बहुत पीछे रह गया था। नैना को अंदाजा नहीं था कि इंद्रजीत इतना अच्छा घुड़सवार है। इंद्रजीत ने भी कहाँ सोचा था कि नैना इतनी अच्छी घुड़सवारी कर लेती थी। दोनों ही एक दूसरे की दक्षता से प्रभावित हुए थे। इंद्रजीत ने इस घुड़सवारी का बड़ा लुत्फ लिया। अब वे दोनों धीरे धीरे घोड़े दौड़ाते हुए साथ साथ चल रहे थे। दोनों बातें कर रहे थे। इंद्रजीत फिर दिल्ली की चर्चा ले बैठा। वो कह रहा था, क्या ख्याल है नैना?
मैं आज शाम को दिल्ली चला जाऊं? शाम को नहीं, कल सुबह जाना। एक दिन तो और रुको मेरे पास, और फिर आज तुम्हारे 2 जोड़े और सिलकर आ जाएंगे। कपड़ों की फिक्र है? इंद्र बोला। तुम्हें नहीं है, मुझे तो है। मैं तुम्हारे माँ बाप के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। नैना के अपनत्व पर इंद्र मुस्कुरा दिया और उसने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि उसका घोड़ा एकदम भड़क उठा। उसने आनन फानन में रफ्तार पकड़ ली। पलक झपकते ही वो हवा से बातें करने लगा। इंद्रजीत की समझ में भी नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो अगर घुड़सवारी का माहिर ना होता तो घोड़े के अचानक बेकाबू होने पर धूल चाट रहा होता। घोड़े की पीठ पर संभल कर उसने घोड़े को रोकने की यथासंभव कोशिश की थी, लेकिन रुकना तो दूर की बात, घोड़े ने अपनी रफ्तार भी कम नहीं की थी। इंद्रजीत की लगाम खींचने की सारी कोशिशें निष्फल रही थी। सामने जंगल था। घोड़ा देखते ही देखते जंगल में प्रवेश कर गया। इंद्रजीत के घोड़े ने भड़क कर जैसे ही रफ्तार पकड़ी तो नैना ने फौरन अपने घोड़े को एड़ लगाई, लेकिन उसका घोड़ा अड़ियल बन गया। वो चलकर ही ना दिया, और फिर जब नैना ने गुस्से में ऐसी एड़ी मारी तो घोड़ा पलटकर दौड़ने लगा। नैना ने बड़ी कठिनाई से उसे रोका। उसने घोड़े का रुख मोड़ा और दोबारा एड़ लगाई तो इस बार घोड़ा जंगल की तरफ बढ़ लिया। नैना धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाती गई। कुछ ही देर के बाद वो भी जंगल में प्रवेश कर गई थी। इंद्रजीत का घोड़ा इस बीच न जाने कहां से कहां निकल गया था। नैना ने अपने घोड़े को रोका और जंगल का जायजा लेने लगी। जंगल में सन्नाटा था। इंद्रजीत का कहीं पता नहीं था। घोड़े की टापों की ताजा निशान नजर आ रहे थे। नैना उन निशानों पर निगाहें रखे अपना घोड़ा दौड़ाने लगी, पर थोड़ा अंदर जाने के बाद ये निशान गायब हो गए थे, क्योंकि यहाँ जमीन पक्की थी। नैना परेशान हो गई। घोड़ों के टापों के निशान गायब थे। जंगल में कोई रास्ता या पगडंडी किस्म की चीज नहीं थी कि वो उस पर चल पड़ती। अब महज अनुमान से ही आगे बढ़ना था। नैना अनुमान से ही एक तरफ बढ़ ली, पर काफी दूर तक जाने के बाद उसे कोई सुराग नहीं मिला। वो वापस पलटी और अब उसने एक दूसरी दिशा में सफर शुरू किया। इस बार वो रुक रुक कर इंद्रजीत को पुकारती भी जा रही थी, लेकिन जंगल में जानवरों और पक्षियों की आवाजों के अलावा सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। उसकी पुकार का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। नैना हैरान और परेशान थी कि इंद्रजीत आखिर कहाँ गया। घोड़ा किसी वजह से बेकाबू हो गया था तो उसने अब तक उस पर काबू पा लिया होगा। उसे वापस आ जाना चाहिए था। इंद्रजीत के घुड़सवारी के अंदाज से इस बात का यकीन तो था ही कि वो कोई अनाड़ी घुड़सवार नहीं था। नैना को अपने घोड़े पर भी हैरत थी कि वो क्यों अचानक पलटकर भाग निकला था। उसकी इस हरकत पर नैना को बहुत गुस्सा आया था। वो सोच रही थी कि इस घोड़े को गोली मरवा देगी। इस घोड़े ने उसे इंद्र के सामने शर्मिंदा करके रख दिया था। फिर उसने खुद को संभाला और इंद्रजीत के बारे में सोचने लगी। यह हादसा और उस पर अपने घोड़े की प्रतिक्रिया उसे सामान्य साधारण नहीं लग रही थी। अज्ञात से भय और अंदेशे जहन में उठने लगे थे। उसे इंद्रजीत की चिंता सता रही थी। इंद्रजीत को अगर कुछ हो गया तो वो कहीं की ना रहेगी, बर्बाद हो जाएगी। वो अब पागलों की तरह जंगल में घोड़ा दौड़ा रही थी, रह रहकर अपने इंद्र को पुकार रही थी। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते और उसे आवाज देते देते वो अचानक एक जगह रुक गई। सामने एक पेड़ की जड़ में एक पत्थर पर इंद्रजीत की कमीज पड़ी थी। नैना का दिल धक से रह गया। वो फौरन घोड़े से कूदी और भागती हुई पेड़ के नीचे पहुंची। उसने बड़ी बेकरारी के साथ उस कमीज को उठाकर देखा। कमीज बिल्कुल साफ सुथरी थी। उस पर किसी भी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं था। ये लगता था जैसे कमीज इंद्रजीत ने खुद ही उतार कर उस पत्थर पर डाल दी हो। लेकिन इंद्रजीत कहाँ गया? घोड़ा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। नैना ने आसपास का इलाका छान मारा, लेकिन कोई सुराग ना मिला। उसने इंद्र की कमीज अपने गले में बांध ली और घोड़े पर सवार हो गई। वो अब फिर घोड़े पर सवार हो उसे ढूंढ रही थी, आवाजें दे रही थी। नैना ने चलते चलते कलाई घड़ी पर निगाह डाली। जंगल में भटकते हुए उसे लगभग 2 घंटे हो चुके थे और इंद्रजीत का कुछ पता नहीं था। यूं ही भटकते हुए वो एकाएक चौंक पड़ी। उसे अपने सामने एक 4 फुट ऊंचा एक चबूतरा नजर आया था। चबूतरा पत्थरों से बनाया गया था और अनुमान से वो 6 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा था। इस चबूतरे के आसपास जगह साफ थी। जंगल में इस चबूतरे के निर्माण का क्या मकसद हो सकता है, ये समझ में नहीं आया। चबूतरा ऐसा साफ सुथरा था कि लगता था कि जैसे अभी अभी झाड़ू दी गई है। चबूतरे पर खड़े होकर नैना ने इंद्रजीत को जोर जोर से आवाजें दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने चबूतरे से उतरकर आसपास का इलाका छान मारा। इंद्रजीत तो नहीं मिला। हाँ, उसका घोड़ा मिल गया था। घोड़ा एक पेड़ के तले सिर झुकाए खड़ा था। अब स्थिति और भी संगीन हो गई थी। घोड़ा मौजूद था और इंद्रजीत का कहीं कुछ पता नहीं था। नैना बेचारी कैसे जान सकती थी कि उसके इंद्रजीत पर क्या बीत गई।
उसने तो आखिरी वक्त में उसके घोड़े को भड़क कर सरपट दौड़ते और इस जंगल में दाखिल होते देखा था। इंद्रजीत पर जो बीती थी वो कम रहस्यमय और अविश्वसनीय न थी। जंगल में दाखिल होने से पहले इंद्रजीत ने बहुत कोशिश की थी कि वो किसी तरह घोड़े पर काबू पा ले। उसे घुड़सवारी के जितने गुर आते थे उसने सभी आजमा डाले थे, लेकिन घोड़ा था कि काबू में नहीं आ रहा था। घोड़ा बेलगाम हो गया था। जोरों से लगाम खींचने पर घोड़े का मुंह खून खून हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। घोड़ा सरपट दौड़ता रहा और जंगल में चला गया। इंद्रजीत ने लगाम ढीली छोड़ दी और कोई चारा जो नहीं था। उसे अंदाजा हो गया था कि घोड़ा अपने आप में नहीं है। उसने घोड़े को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया था। वो जानता था कि नैना उसके पीछे आ रही होगी, सो उसने नैना के मार्गदर्शन के लिए ही अपनी कमीज उतारकर एक जगह फेंक दी थी। पर फिर आगे जाकर घोड़ा अचानक ही और खुद ही एक जगह रुक गया। वो एकाएक ही अपने अगले पैरों पर खड़ा हो गया और यूं अपना संतुलन बनाए नहीं रख सका और गिर गया। इंद्रजीत अगर फौरन ही उसकी पीठ पर से कूद न गया होता तो उसका घोड़े तले ही दब जाना निश्चित था। घोड़े से कूदकर इंद्रजीत जब सीधा खड़ा हुआ तो उसने अपने सामने एक चबूतरा देखा। इस पर एक लाल कालीन बिछा हुआ था, जिसके बीचों बीच एक मानव बैठा हुआ था, जिसकी पीठ इंद्रजीत की तरफ थी। इस घने जंगल में यह पत्थर का पक्का चबूतरा, उस पर सुर्ख कालीन और कालीन पर चादर में लिपटी एक मानव काया, विचित्र रहस्यमय नजारा था। इंद्रजीत धीरे धीरे चबूतरे के निकट पहुंचा और उस चादर ओढ़े बैठे वजूद से संबोधित होता हुआ बोला, कौन हो तुम? इंसानी आवाज सुनकर उस वजूद में हरकत हुई और वो चादर ओढ़े ओढ़े ही उठकर खड़ा हो गया। फिर इंद्रजीत की तरफ घूमा और चादर अपने सिर से सरका दी। रेशमी चादर उसके रेशमी बदन से फिसलकर चबूतरे पर आ गिरी। वो एक गौरवपूर्ण खूबसूरत औरत थी और अब उसके शरीर पर लिबास नाम की कोई चीज न थी। भरे भरे बदन की ये निर्वस्त्र नवयौवना इंद्रजीत इस प्रलयंकारी दृश्य को ताव में ना ला सका। उसने फौरन ही अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अरे ये लज्जा कैसी, शर्माते क्यों हो? वह हंसकर बोली। उसकी आवाज में मिठास थी और शोखी भी, और फिर उसकी हंसी जैसे वीणा के तार झंझना उठे हो। मेरी तरफ देखो, मेरे समीप आओ। ये क्या तमाशा है? इंद्रजीत धूप निगलते बोला। तमाशे तो तुम दिखाते रहे हो मेरे जादूगर, मैंने तो कोई तमाशा नहीं दिखाया। वो एक शौक अदा के साथ लहराई और अपना खूबसूरत हाथ आगे बढ़ाया। बड़ी हसरत से बोली, आओ ऊपर आ जाओ। उसकी और कोमल हाथ बढ़ा का बड़ा रह गया। इंद्रजीत ने कोई तवज्जो नहीं दी। उसका तो दिमाग चकराया हुआ था। ये बात तो उसकी कल्पना में भी नहीं थी कि इस भरे जंगल में कोई कयामत यूं उसके सामने आ जाएगी, और कयामत भी ऐसी जो उस पर टूट पड़ने को तत्पर थी। नक्शिक से एक खुली दात बनी उसके सामने खड़ी थी और उसका समूचा वजूद ही जैसे कुछ मांग रहा था। इंद्रजीत ने झुकी निगाहों के साथ ही जैसे गुहार की, क्या यह संभव है कि तुम अपने पैरों में पड़ी चादर को अपने सिर पर रख लो, पहले की भांति ओढ़ लो उसे? शर्मीले, मूर्ख। ये कहकर वो कयामत झुकी, पैरों में पड़ी चादर उठाई और सिर से पांव तक अपना प्रलयंकारी यौवन छुपा लिया। फिर प्यार भरी नजरों से इंद्रजीत को निहारते हुए बोली, लो अब ऊपर आ जाओ। इंद्रजीत कालीन बिछे चबूतरे पर चढ़ गया। उसने खुद को संभाल लिया था। बोला, हाँ अब कहो। बैठो। ये कहकर वो स्वयं भी बैठ गई। कौन हो तुम? कालीन पर बैठते हुए पूछा था इंद्रजीत ने। तुम क्या समझते हो अपने आप को? बहुत सुंदर हो, जिसका दिल चाहोगे तोड़कर गुजर जाओगे। उस रूपसी के तेवर एकाएक बिगड़ गए थे। मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा। उसका आशय ना समझते हुए भी इंद्र ने सफाई दी। कटारी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रूपसी ने इशारा किया। इंद्रजीत चौंका। उसने तेजी से पूछा, तुम कटारी को कैसे जानती हो? अपने बारे में बताती क्यों नहीं? तुम कौन हो? मैं तो राजू मदारी के बारे में भी जानती हूँ। उसका हत्यारा कौन है बता सकते हो? मैं नहीं हूँ, इंद्रजीत ने मुर्दा लहजे में कहा। तुम नहीं हो तो फिर और कौन है? रूपसी के लहजे में शक्ति भर आई थी। राजू मदारी ने अपने घर में तुम्हें इतने प्यार से रखा, इस कदर मोहब्बत दी, तुम्हें अपने इल्म सिखाए, तुम्हारी जान बचाई, और तुमने उसके साथ क्या किया? उसकी बेटी का अपमान, उसका दिल तोड़ा, उसकी मोहब्बत को ना समझा, फिर राजू मदारी के विश्वास को ठेस पहुंचाई, धोखे से उसकी हत्या करवा दी। राजू मदारी तुम्हारा मोहसिन, तुम्हारा जीवन दाता था। तुमने अपने परोपकारी और हितैषी के साथ ऐसा व्यवहार किया। बोलो क्यों? उसने मुझे गुलाम बना लिया था, मुझ पर कब्जा कर रखा था। इंद्रजीत ने जैसे सफाई दी। ये क्यों भूल जाते हो कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी? अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आज तुम कहाँ होते?
इसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार था। मैंने उसकी बहुत सेवा की, उसका चाकर बनकर रहा। सेवा? उसकी हत्या करवा के? वो विषाक्त लहजे में बोली। वाह, क्या सेवा की है तुमने उसकी। आखिर तुम हो कौन? इंद्रजीत असहाय सा बोला। मेरे जादूगर, मैं तुम्हारी सजा हूं, एक खूबसूरत सजा। उस रूपसी ने अजीब सा अंदाज अपना लिया था और जाने क्या था उसके स्वर में कि इंद्रजीत ने अपनी रगों में एक सर्द लहर दौड़ गई महसूस की। उसने अपने सूख चले होठों पर जिवा फेरी और पूछा, कहाँ से आई हो? मुझे देवा काली ने भेजा है। कौन देवा काली? वही देवा काली जिसे राजू मदारी ने अपने अंतिम क्षणों में अपनी सहायता के लिए बुलाया था और उस समय मैं देवा काली के चरणों में बैठी थी। राजू मदारी की पुकार सुनकर देवा काली ने मुझे इशारा किया। उसके आदेश का पालन करने के लिए मैंने राजू मदारी की सहायता की, लेकिन समय बीत चुका था। मैं राजू मदारी को बचा नहीं सकी। मरते हुए उसकी इच्छा थी कि उसकी मौत का प्रतिशोध लिया जाए, कि उसके साथ धोखा करने वाले को बख्शा ना जाए। सो तुमने सुन लिया कि मैंने योगी दयाल की क्या दुर्गत बनाई। वो अपनी जान से गया। अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, इसलिए कि मैं स्वयं तुम पर मर गई हूँ। अब तुम सिर्फ मेरे लिए जीवित रहोगे, मेरे होकर रहोगे, मेरी कैद में रहोगे। और अगर मैं तुम्हारी कैद में ना रहना चाहूं तो? बात तुम्हारे चाहने की नहीं, मेरे चाहने की है। वो हंसी, उसकी हंसी में व्यंग्य था। लेकिन मैं किसी और को चाहता हूँ, उसी की कैद में रहना चाहता हूँ, इंद्रजीत ने अपने दिल की कही। अब भूल जाओ उसको। वो इंद्रजीत को गहरी नजरों से देखते हुए बोली। मैं जानती हूँ वो आ रही है। तुमने उसे रास्ता दिखाने के लिए अपनी कमीज राह में फेंक दी है और वो स्वयं तुम्हें ढूंढते हुए अंततः इस चबूतरे तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसके आते ही यहाँ कुछ नहीं रहेगा। ओह, अच्छा हुआ कि ये तो मालूम हो गया कि नैना आखिरकार यहाँ तक पहुंच जाएगी। अब मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, यहीं बैठा रहूंगा, उसके आने का इंतजार करूंगा। इंद्रजीत ने निर्णायक लहजे में कहा। क्या चाहते हो? तुम्हारी नैना को अंधा कर दूं ताकि वो यहाँ तक भी पहुंच नहीं सके? उस रूपसी ने यह बात बेहद सर्द और निर्मम लहजे में कही थी। कोई खास अमल जानती हो क्या? इंद्रजीत ने विषय बदलते हुए पूछा। इस जंगल में एक नर्म आरामदायक कालीन पर बैठे हो, इसके बाद भी तुम्हें किसी अमल का सबूत चाहिए? मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम बकाल है। बकाल? ये क्या नाम हुआ भला? इंद्रजीत सचमुच ही उलझ गया था। बकाल का अर्थ है रेगिस्तान की शहजादी, उसने मुस्कुराते हुए बताया। क्या मैं तुम्हें बकाल दिखाई नहीं देती? रेगिस्तान की शहजादी नजर नहीं आती? इंद्रजीत उसकी इस बात का क्या जवाब देता? वो निसंदेह ही एक बेहद सुंदर आकर्षक युवती थी कि पूरी एक स्वप्न सुंदरी। उस पर उठने वाली नजर मुश्किल से ही झुकती थी। अब वो मरुस्थल की शहजादी थी या पहाड़ों की मलिका थी, ये इंद्रजीत की समस्या नहीं थी। इंद्रजीत की समस्या तो केवल यही थी कि नैना किसी भी तरह यहाँ तक पहुंच जाए और उसको लेकर निकल जाए। हालात की इस अप्रत्याशित करवट ने इंद्रजीत की खोपड़ी घुमा दी थी। वो खौफजदा होने की हद तक चिंतित हो उठा था। बकाल ने अब और अधिक समय नष्ट करना उचित न समझा। वो शीघ्र अतिशीघ्र अपनी कार्रवाई पूरी कर लेना चाहती थी। वो जानती थी कि नैना को यहाँ तक पहुँचने में बहुत देर लगेगी, फिर भी वो खामखा की उलझनों में नहीं पड़ना चाहती थी। उसने इंद्रजीत को मादक नशीली निगाहों से देखा, बेहद मनमोहक अंदाज से मुस्कुराई और वे शहद से मीठे लहजे में बोली। इंद्र, मेरा एक काम करो। हाँ, बोलो। इंद्रजीत स्वयं को निर्भय साबित करना चाहता था और इसमें वो काफी हद तक सफल भी नजर आ रहा था। तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? बकाल ने पूछा। निकट ही है, वो उधर उन पेड़ों के झुंड में है, इंद्र ने बताया। जाओ, उसकी दुम का एक बाल ले आओ। बकाल ने बड़ी विचित्र फरमाइश की। बाल? क्या करोगी? इंद्र उछली तो पड़ा था। तुम तो बड़े जादूगर हो, तुम्हें तो मालूम होगा, उसने हंसकर कहा। नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने आज तक घोड़े के बाल से कोई चमत्कार नहीं दिखाया। अच्छा, फिर जाओ, लेकर आओ। मैं आज तुम्हें एक जबरदस्त तमाशा दिखाती हूँ। अगर पसंद आया और तुम सीखना चाहोगे तो तुम्हें सिखा भी दूंगी। बकाल ने उसे अपनी चमकती प्यासी आंखों से देखते हुए कहा। इंद्रजीत चबूतरे से उतर गया। वो उन पेड़ों के झुंड की तरफ बढ़ गया जहां उसका घोड़ा खड़ा था। वो घोड़े के निकट पहुंचा तो उसके दिमाग में एक छनाका सा हुआ। उसने सोचा कि क्यों न मौके का फायदा उठाए और घोड़े पर सवार होकर निकल ले। ये बकाल उसका कुछ ना कर सकेगी, बस देखती ही रहेगी। पर फिर ये ख्याल भी आया कि अगर वो यहाँ से निकल गया तो नैना को कैसे पाएगा? जब तक कि वो जंगल से बाहर निकलेगा तब तक तो नैना यहाँ पहुंच जाएगी। फिर ये मायावी बकाल उसे भला कहाँ छोड़ेगी? फिर ये जाने नैना की क्या हालत करे।
हो सकता है उसे अंधा ही बना दे। हाँ, अभी उसे कुछ देर सब्र करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि वो घोड़े के बाल का क्या करती है, कैसा तमाशा दिखाना चाहती है। हो सकता है तब तक नैना उसे तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंच जाए। नैना के ख्याल से इंद्रजीत के दिल में दुस्साहस दिखाने का ख्याल निकल गया। इंद्रजीत ने यह भी सोचा कि नैना के साथ मिलकर वो शायद इस बकाल की बच्ची को ठिकाने लगा सके। इंद्रजीत घोड़े के दुम का बाल तोड़ वापस बकाल के पास पहुंचा। ये लो बाल, बकाल के सामने लहराते हुए बोला था वो। बकाल ने बाल ले लिया, फिर दोनों हाथों से पकड़कर खींचकर देखा। खासा लंबा और मजबूत बाल था। वो बाल थामे इंद्रजीत की तरफ बढ़ी और बोली, मेरे जादूगर, आज मैं तुम्हें ऐसा जादू दिखाती हूँ कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तुमको जैसा मैं कहूँ वैसा ही करते जाओ। ठीक है, आज्ञा दो, क्या करना है? इंद्रजीत ने दिलचस्पी दिखाई। तो दोस्तों, ये था स्वाहा नॉवल का पार्ट 13। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।